बड़ी खबर आ रही, मैं रोकूंगा राशिद रजीक साहब। एक बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है, अपने तमाम साथियों को दे दे। यहाँ पे जयदीप साहब ने न्यूयॉर्क टाइम के हवाले से बड़ी अपडेट दी है और बहुत जरूरी है कि वो अपडेट्स यहाँ पे दी जाए। उन्होंने कहा है अमेरिका के जरिए तेल पर ब्लैकेट लगाने से अस्पतालों में मरीज मर रहे हैं, अस्पतालों के हालात अच्छे नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम खबर है, क्योंकि देखिए हालात तो हर जगह खराब हो रहे हैं मुल्कों के, इसमें दो राय नहीं है, बहुत उसके असरात हैं। तो यहाँ पे और आज देखिए जिस तरह से राशिद साहब ये दावा किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमें 10 हमारे तेल के जहाज जो है टैंकर छोड़ दिए ईरान ने, ये हमें गिफ्ट दिया, इस तरह से मतलब बड़ा खुश हो रहा है कि ईरान ने छोड़ दिया। इसको तो मैं समझ रहा हूं कि भाई ये तो शायद से डूब मरने की बात है अमेरिका के लिए अगर ऐसा। और जो 10% तक जमीन पे ये आ गए थे आगे, अब हमको लगता है कि इन्हीं 3-4 दिनों में वो 10% इजराइल की जमीन पे हिजबुल्लाह घुस जाएगा। ग्राउंड अटैक की हिम्मत नहीं पड़ रही है आईडीएफ वालों की। आज एक सेनेटर ने कहा कि फुट ऑन ग्राउंड करना है, ठीक है, ये लड़ाई इजराइल की है, आईडीएफ को लेके जाओ। फिर आज आईडीएफ ने डिनाइल किया हम नहीं जाएंगे। एक तो आईडीएफ के लोग थके हुए हैं इतने सालों से, लेबनान से, हमास से लौटते लौटते, मरते मार खाते, मेंटली थक गए हैं, उनके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं है। उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल 15,000 से कम नहीं है, क्योंकि जहां तक हमको लगता है कि 5-7 हजार मिसाइल वो मार चुका है, और जिस कॉन्फिडेंस से मार रहा है, लगता भी ऐसा भी नहीं लगता है कि मिसाइल की कमियां हो रही हैं। और जब से अमेरिका ने ये बात कही है कि उसका हमला कमजोर हो गया है, जब से कमांड फोर्स ने ये कहा, सीकॉम ने, कि अब उनके हमले में धीमापन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इनके पास मिसाइल की कमी हो गई है। उस दिन से इनके हमले और तेज हो गए, और ये इनकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि किस दिन हमको कितने हमले करने हैं। आज की डेट में ये हमला करते हैं, अगर इनको 40 मिसाइल मारना है, तो ऐसा नहीं है कि 10-10 की लॉट में 4 मारेंगे, ये 2-2 मिसाइल 20 बार मारेंगे। पूरे इजराइल को दहला के रखा है और मनोवैज्ञानिक प्रेशर बना के रखा है पूरे इजराइल पे ईरान ने। ब्रेकर था, वो जी ब्रेकर राशिद साहब, जी जी ये जी ये बिल्कुल सही है। और मैं थोड़ा सा अगर इसराइल के अंदर की बात करूं, क्योंकि हम लोग इसराइल के अंदर का जायजा नहीं लेते, हम लोग ईरान की बात करते रहते हैं, थोड़ा इधर उधर की बात करते रहते हैं, लेकिन इसराइल के अंदर जिस तरह से जो मुशीर सलाहकार नेतन्याहू का उसने इस्तीफा दिया, वहां पे अभी जो जयदीप सिंह मुंदला साहब ने कहा कि एक लीग कैबिनेट मीटिंग में याल जमीर ने चेतावनी दी है कि आईडीएफ जो है कोलैप्स के पास है। अब ये इसमें और उसकी 10 बजे भी गिनवाई गई है। तो ये कितना जो है सही है। मेयर के बारे में आपने कहा ही था कि वहां पे रोना पिटना मचा हुआ है। अच्छा, वहां से लोग भाग रहे हैं बहुत तेजी से। कौवा वाली बात पहले ही आ चुकी है कि साहब वहां, और काफी वायरल है वो। तो अगर थोड़ा सा अंदर की बात करें, फिर वहां पे वांटेड के पोस्टर लगे हैं, वो खबर दब गई। मुकदमात का क्या हुआ जो नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे थे, जो पेश हो रहे थे, मतलब ये तमाम चीज। फिर एक और इंपॉर्टेंट, क्या कहीं बेन गवीर भी आपको नजर आ रहे हैं मीटिंग करते हुए? क्या उनकी भी कहीं कोई पिक्चर सामने आ रही है, या पिक्चर बाकी है, या पिक्चर बाकी नहीं है? देखिए बड़े सवाल अभी भी हैं। तो थोड़ा सा अगर अंदर की बात कर ले, क्योंकि अंदर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। राशिद साहब, अभी एक हिंदुस्तान का एक मजदूर आया है और उसने जो बयान किया है, उसने तो पैर के नीचे लोगों को जमीन निकल गई। कहा कि हर तरफ वहां तो तबाही है, हर तरफ तबाही है, कोई जगह महफूज नहीं बची है तिल अबीब में और इजराइल में। राशिद साहब थोड़ा सा अगर इसको एक्सप्लेन करें। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही अहंकारी हैं, दोनों इगोइस्ट हैं। इनके अंदर क्या है, सब खत्म हो जाएगा लेकिन भाई अकल खत्म नहीं होगी। हमारे पास एक एग्जांपल देते हैं, हमारे पास एक गांव है, आप जानते हैं, आपके गांव के पास आगे एक सिराथू है,
सिरातू के पास आप जाएंगे, धाता के रोड पे एक गांव है जहीदपुर। उस गांव में 1 बीघा जमीन के लिए 2 फैमिली में झगड़े हुए। 2 फैमिली, चाचा बाबा में। आप बिलीव नहीं करेंगे, दोनों तरफ के 17 लोग मारे गए। और मारने वाले यही आपस के लोग थे, एक दूसरे को मार देते थे, जानी दुश्मनी। क्यों? जमीन तो उनके पास 25-25, 30-30 बीघे थी, लेकिन ये 1 बीघा जमीन उनकी अना की बात थी कि अगर हम जमीन छोड़ दिया तो समाज में हमारा सर झुक जाएगा, हमारी पगड़ी नीची हो जाएगी, इसलिए चाहे जो हो जाए जमीन तो नहीं छोड़ेंगे। 17 लोग मर गए दोनों फैमिली के, यहां तक कि 13-14 साल के बच्चों तक गोली मार दिया। ये हाल था आपस में, आपसी रंजिश में। तो वही सोच इनकी है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, मेंटली डिस्ट्रॉय हो गए लोग, मेंटली। हमने आपको बताया था उस टाइम पे शाम को कि लोग जो सायरन सुनते हैं तो बच्चे रोते हैं, सबके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। लोग अगर अपने घर पे सोते हैं तो सोते सोते चौंक के उड़ जाते हैं, सायरन तो नहीं बज रहा। और लाशें तो वहां दिखाई नहीं जाती। सेंसरशिप बुरी तरीके से है। जो इलाका डिस्ट्रॉय किया गया, बहुत जबरदस्त डिस्ट्रॉय किया। इकोनॉमिकल इजराइल को पूरी तरीके से तोड़ दिया ईरान ने, लेकिन इजराइल का कोई नुकसान नहीं है उसमें इतना, क्योंकि इनके मेन फाइनेंसर बैठे हैं अमेरिका में, जिनके लिए 4,000 6,000 करोड़ रुपए कोई मायने नहीं रखता है। प्लस पाकिस्तान की और इजराइल की एक आदत सिमिलर, दोनों में एक सिमिलर आदत है। दोनों अमेरिका के सामने कटोरा फैला लेते हैं। गाजा के टाइम पे कितना पैसा दिया अमेरिका ने इनको, कितना बारूद दिया, कितना पैसा दिया, कितनी मदद की, इतने बिलियन डॉलर, इतने हजार बिलियन डॉलर। क्या हुआ? जितना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बारूद यूज नहीं हुआ, उससे ज्यादा तुमने गाजा में यूज कर लिया। और जितना तुमने गाजा में यूज किया है, तो यकीन रखो उसका आधा तो तुमको मिलेगा ही ना। यहाँ पर सड़कें सुनसान है, और जो ऑनलाइन इनके कैमरे चलते थे मैक्सिमम बंद कर दिए गए। अभी भी कुछ हैं जो चल रहे हैं, जैसे आपके वेस्टर्न वॉल साइड का है सीसीटीवी, वो ऑनलाइन है। और कुछ जगहों के ऑनलाइन है जो दूर से शहर दिखता है, वो ठीक है। और वो कैमरे इसी जगह सेट किए गए हैं कि वो आबाद जगह दिखे। जहां जहां तबाही हुई है वो सब कैमरे बंद कर दिए गए कि लोग सीसीटीवी में ऑनलाइन देख लें बर्बादी हमारी। अब बिन गवीर, स्मार्टीज, ये सब लोग डर के मारे छुपे हुए हैं। ये लोग बंकर से बाहर नहीं निकलते। अभी 4 दिन पहले नेतन्याहू निकला था बाहर, मुआयना कर रहा था, उसका चेहरा देख रहे थे, चेहरे से उसके धुआं उड़ रहा था। अब इजरायलियों के लिए सबसे बड़ा डर क्या है? उनसे कहा गया है कि अपने अपनी हिफाजत खुद करो, क्योंकि उनको 15 सेकंड 30 सेकंड पहले अलार्म मिलता है। जब तक वो अपने फ्लैट से बंकर तक जाने की कोशिश करेंगे, तब तक इनका काम हो जाता है। और उनके टावर बड़े-बड़े हैं। अब 40-40, 50-50 माले की बिल्डिंग है। अब उसमें 4 लिफ्ट होंगी, 6 लिफ्ट होंगे। और रहने वाले कितने लोग एक-एक बिल्डिंग में? 5-5 हजार। अब 5 हजार लोग कितनी देर में लिफ्ट से नीचे आएंगे? 1 मिनट तो मिनिमम लग जाता होगा, 2 मिनट लिफ्ट तक पहुंचने में। और तब तक मिसाइल गिर जाती है ईरान की।
तो सेंसरशिप की वजह से बहुत सी तबाही सामने नहीं आ रही है। और जो कौवे वाला कांड हो गया, इन्होंने इसके अंदर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया। अब आप बताइए, ये ओएल में जाकर के झाड़-फूँक करवा रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प की, कि विजय होकर के आएँ, विजय भव, जीत के आएँ, हाँ? यहाँ तक कि सामरी लोगों को बुला लिया गया, सामरी लग गए अभी जादू टोने में। बड़ी खबर आ रही, मैं रोकूंगा राशिद रशीद साहब, एक बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है, अपने तमाम साथियों को दे दे। यहाँ पे जयदीप साहब ने न्यूयॉर्क टाइम के हवाले से बड़ी अपडेट दी है और बहुत जरूरी है कि वो अपडेट्स यहाँ पे दी जाए। उन्होंने कहा अमेरिका के जरिए तेल पर ब्लैकेट लगाने से अस्पतालों में मरीज मर रहे हैं, अस्पतालों के हालात अच्छे नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम खबर है, क्योंकि देखिए हालात तो हर जगह खराब हो रहे हैं मुल्कों के, इसमें दो राय नहीं है, बहुत उसके असरात हैं। तो यहाँ पे और आज देखिए जिस तरह से राशिद साहब ये दावा किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमें 10 हमारे तेल के जहाज जो है टैंकर छोड़ दिए ईरान ने, ये हमें गिफ्ट दिया, इस तरह से मतलब बड़ा खुश हो रहा है कि ईरान ने छोड़ दिया। इसको तो मैं समझ रहा हूं कि भाई ये तो शान से डूब मरने की बात है अमेरिका के लिए, अगर ऐसा हुआ है। हा? कि कहां तो तुम इतने ताकतवर थे कि सब छीन रहे थे, रिजीम बदल रहे थे, और ये कह रहे साहब मुझे तो वहां प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, कभी कह रहे हो कि हमें वहां पे सुप्रीम लीडर बनाया जा रहा है, कहा 10 गिफ्ट पा गए, कह रहे साहब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे मैं समझता हूं कि ये सिचुएशन बहुत ही अफसोसनाक है, और यही वो सिचुएशन होगी मैं समझता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप को ले डूबेगी। डोनाल्ड ट्रंप और बहुत ज्यादा दिनों तक इक्तदार में रहने वाले नहीं है। मुझे तो डर ये है कि मिड टर्म से पहले ही उनको गद्दी न छोड़ना पड़े, जो हालात पैदा हो रहे हैं वहां पे। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है वहां पे। यहाँ पे आप देखिए ईरानी आर्म फोर्स, उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब पहले जैसा नहीं रहेगा, और अब F-35 आगे कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यानी अब अगर F-35 या कोई 5 कोई कहीं से आएगा वो अब महफूज नहीं रहेगा। आज नए नए एक एयर डिफेंस को ईरान ने निकाला है, लेकिन ये नए नए कैसे निकाल रहा है, तो जादू टाइप का हो रहा है राशिद साहब। जैसे हम लोग बचपन में देखते थे नए नए आइटम जो है वो झोले से अपने निकालता था और फिर हैरान कर देता था, फिर निकालता था, फिर हैरान कर देता था। ये है क्या, ये ईरान का जो ये जो चमत्कार रोज हो रहा है, तो इसके पीछे क्या हिकमत अमली है। और सबसे मुझे तो सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो हिजबुल्लाह है, जिसके बारे में आप जिक्र भी किया। हिजबुल्लाह जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आप बताइए, अभी जब से ये मामला शुरू हुए 75 मरकावा टैंक तबाह कर दिए हिजबुल्लाह ने, और आज भी एक बहुत बड़ा हमला हिजबुल्लाह ने किया है और लगातार जमीन पे लड़ रहा है। तो राशिद साहब, ये जो IRGC या ईरानी फौज ने कहा है कि अब कुछ भी महफूज नहीं रहेगा, स्टेट ऑफ होर्मुज अब जो है उसका कानून जो है बदलेगा। राशिद साहब, हिजबुल्लाह ने आज सबसे बड़ा हमला किया है, और जैसे जैसे इनके एयर डिफेंस खत्म होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ईरान के और इनके हमले तेज होते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ईरान में काम नहीं चल रहा है, ईरान ने अपनी लेबोरेटरी पहाड़ के अंदर बनाई है, पहाड़ों के अंदर बहुत बड़ी लैब बनाई है, जहां ये मिसाइलों को अपग्रेड करते हैं। इनके वैज्ञानिक वहीं रहते हैं, वहीं खाते पीते, वहीं सोते हैं। बस थोड़ा-सा साँस लेने के लिए छोटा-सा गुफा समूह है, बाहर निकल आके सूरज देख लेते हैं, आसमान देख लेते हैं, फिर अंदर घुस जाते हैं। महीनों बाहर नहीं निकलते हैं, घर नहीं जाते हैं, उसी में काम करते हैं। और वो एरिया इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। कमाल की बात तो ये है। तो ये लोग उसको हैक कर नहीं पा रहे हैं।
और जो नया-नया निकाल रहे हैं, तो इनको तो ईरान ने हल्का-फुल्का दिखाया था और इनको यही लगा था कि बस ईरान की यही ताकत है, इससे ज़्यादा ईरान के पास होगा नहीं। लेकिन उसके बाद जब ईरान ने निकालना शुरू किया, तो इनकी हैरत बढ़ गई। आज न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्टर बोल रहा था आज। उसने कहा था कि पहले तो ये अनुमान था कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल 3000 होगी। लेकिन आज ये लगता है कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल 15,000 से कम नहीं है। क्योंकि जहाँ तक हमको लगता है कि 5-7 हज़ार मिसाइल वो मार चुका है। और जिस कॉन्फिडेंस से मार रहा है, लगता भी ऐसा भी नहीं लगता है कि मिसाइल की कमियाँ हो रही हैं। और जब से अमेरिका ने ये बात कही है कि उसका हमला कमज़ोर हो गया है, जब से कमांड फ़ोर्स ने ये कहा सीकॉम ने कि अब उनके हमले में धीमापन आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इनके पास मिसाइल की कमी हो गई है। उस दिन से इनके हमले और तेज़ हो गए। और ये इनकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है कि किस दिन हमको कितने हमले करने हैं। आज की डेट में ये हमला करते हैं, अगर इनको 40 मिसाइल मारना है, तो ऐसा नहीं है कि 10-10 की लॉट में 4 मारेंगे। ये 2-2 मिसाइल 20 बार मारेंगे। पूरे इज़राइल को दहला के रखा है और मनोवैज्ञानिक प्रेशर बना के रखा है पूरे इज़राइल पे, ईरान ने। 20 घंटे में, आप समझिए अगर 20 घंटे में आप 24 अटैक कर रहे हो, 2-2 मिसाइल का, वो तो सब परेशान रहेंगे। हर आधे घंटे पता चला कि हॉर्न बज रहा है, अलार्म बज रहा है। हर आधे घंटे में सायरन चालू हो जाता है। तो अब इनकी आयरन डोम की बैटरीज़ कम हो गई है। इनको अपने मेन जगहों को बचाने के लिए इन्होंने रखा था, अभी भी, कि हम इसको वो करेंगे, सेव करेंगे। जैसे हमारा न्यूक्लियर प्लांट है, हमारा औ आईडीएफ ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, ये सब चीज़ों को। लेकिन वहाँ पर भी होते हुए इनके आयरन डोम के मिसाइल ने जाके अटैक किया। क्या इनके न्यूक्लियर प्लांट पे नहीं किया? किया। जहाँ चाहा वहाँ मारा। और आज तो रॉकेट मारा है इनके उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री पे हिज़्बुल्लाह ने, जहाँ पे वॉर की पूरी प्लानिंग होती है। रक्षा मंत्रालय पे मारा है। एक बिल्डिंग पे हमने देखा उन्होंने रॉकेट मारा है उसी तरीके से जैसे 26/11 पे जहाज जाके लगा था। पहले एक रॉकेट जाके लगता है, छेद करता है, फिर दूसरा जाके लगता है, वो भी घुस जाता है रॉकेट। और कम से कम मेरे ख्याल से वो 40 से 50 फ्लोर की बिल्डिंग रही होगी। और वो कम से कम 32 या 35 फ्लोर पे गया, लगा जाके, ऊपर आग लग गई थी। उसको देख करके हमको याद आ रहा था कि हमने शायद आपसे एक बार डिस्कस किया था कि ये जो डायनामाइट्स ये बिल्डिंग को डिमोलिश करते हैं, ये टेक्निक इनके पास ही आई थी तभी के बाद से, 26/11 के बाद से। तो वही हम आज देख रहे थे उस वीडियो को बहुत देर तक कि कोई भी एक पिलर नहीं टूटा है उसका। 2-2 रॉकेट जाके लड़े हैं वहाँ पर, जिसके अंदर बारूद था। और यहाँ पर जहाज लड़े ऊपर है, बिल्डिंग नीचे से पूरी गिर गई। ये सब स्ट्रैटेजी थी दोनों की, साजिश थी अमेरिका और इज़राइल की 26/11 में जो बिल्डिंग गिराई गई। वो कोई जहाज के लड़ने से नहीं गिरी है वो। कभी भी वीडियो हमको दिख जाएगा, मैं आपको भेज दूँगा लिंक, आप देख लेना। सेम उसी सिस्टम से। और बाकी सड़क, एरिया हमने देखा है पूरा एकदम गाज़ा की तरह है। ये वो वीडियोज़ हैं, जो छुप-छुपा के आ रहे हैं। ये वो वीडियोज़ हैं। अगर ओपन एयर खोल दें इसको, तो आप ये समझिएगा लोग इज़राइल पे तरस खाने लगेंगे। इज़राइल पे ये तरस खाएँगे। ये वो वीडियोज़ हैं, जो इज़राइल के लोग अपने फैमिली के लोगों को अदर कंट्रीज़ भेजते हैं। किसी ने अपने कज़िन को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, किसी ने किसी रिलेटिव को कनाडा भेज दिया, किसी ने किसी को अमेरिका भेज दिया, किसी ने किसी को ब्रिटेन भेज दिया, लंदन भेज दिया। ये वो वीडियोज़ हैं। वरना सैंक्शन लगा के रखा हुआ है। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे नहीं डाल सकते हो।
लोग जो अपने रोने की या अपनी परेशानी की वीडियोस ट्विटर पे डालते हैं, उसके ऊपर भी बैन कर दिया है कि इस तरह की कोई वीडियो आप नहीं डालेंगे सोशल मीडिया पे। और आप ये देखिए कि आईडीएफ के लोगों को देखा हमने कि लोगों को जो शोर मचा रहे हैं और एब्नॉर्मल जैसे बिहेव कर रहे हैं, उनको पकड़-पकड़ के उठा के गाड़ी में भर रहे हैं। ये भी दिखाया गया। मतलब वहाँ के लोग जो हैं आईडीएफ को चिल्ला रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। ऊपर से लेके नीचे तक सब टेंशन में हैं। और जो लोग जगह ऑक्युपाई की गई थी, वो सारे गाँव खाली कर के लोग भाग रहे हैं, क्योंकि ईरानी मिसाइलें वहीं गिर रही हैं। क्लस्टर बम मैक्सिमम वहीं गिर रहे हैं। वो सिर्फ़ इसीलिए गिराए जा रहे हैं कि छोड़ के भागो। नेतन्याहू आके बोलते हैं कि ये क्या है? आप आवाम पे बम बरसा रहे हो। ये तो यूएन चार्टर के खिलाफ है। आप यूएन चार्टर के खिलाफ जा रहे हो। आप जो कर रहे हो यूएन चार्टर के विरोध में कर रहे हो। ये कानून का उल्लंघन है। पूरी दुनिया को बीच में आना चाहिए, पूरी दुनिया को बीच में बोलना चाहिए। अब इनसे ये पूछा जाए कि ठीक है, जब तुम गाज़ा में कर रहे थे और दुनिया बोल रही थी, तुम रुके थे क्या? जो उम्मीद कर रहे हो कि अब लोग बोलेंगे तो ईरान रुक जाएगा। ये जो आपने डाला है वीडियो, ये वीडियो है ओमान का। वहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है और नदियाँ बहुत तेज़ उफ़ान पे हैं और कल से परसों तक के लिए वार्निंग है। कुवैत, यूएई, सऊदी अरबिया से ईरान तक बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश होगी, बहुत तेज़। अगर ऐसे हालात रहेंगे तो इनके तो फिर फाइटर प्लेन उड़ नहीं पाएँगे, लेकिन इस मौसम में मिसाइल रुक भी नहीं पाएगी। इनको तो दिक्कत हो जाएगी जो अटैक कर रहे हैं, अभी तो हम देख रहे हैं वीडियो में कि ये जाते हैं, जा कर के आप अगर दिखा सकें, ये इस लेवल पे आते हैं जहाज़ और देखिए यहाँ से ये गायब हो जाएँगे। अभी जाएँगे ईरान, वहाँ पे हमला करेंगे। 2-2 फाइटर प्लेन हैं, जो जा कर के अटैक कर रहे हैं वहाँ पर। ये लाइव है। अगर इसको हम देखें, इसका नाम, इसका एड्रेस, ये तेल अवीव से उड़े हुए हैं, यूएस के हैं। देख लीजिए। यूनाइटेड स्टेट के एयरफोर्स के हैं, तेल अवीव से उड़ के आए हैं और यहाँ पर बमबारी करने आए हैं, ईरान में। और अमेरिका कहता है कि हम 5 दिन तक कोई हमला नहीं करेंगे। अरे तुम्हारे एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, भाई, तुम्हारे एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। तुमने लगा दिया है इज़राइल को, तुम मारते रहो। हम इधर कह रहे हैं 5 दिन हमला नहीं करेंगे, 5 दिन का टाइम दे रहे हैं। जो फैसला करना हो कर लो, जल्दी बताओ हमको, मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब बच्चा समझ के रखा है। ये तो क्लास 5th के बच्चे ऐसे डराते हैं। और इनको लग रहा है कि असर पड़ेगा ईरान के ऊपर इसका। ईरान ने एक स्टैंड लिया है कि हम तब तक मारते रहेंगे, जब तक ये हाथ जोड़ के खड़े ना हो जाएँ। बाकी तुम सोचो कि बातों में उलझा कर के काम कर लोगे, तो तुम 2 बार कर चुके हो। इन्होंने अब्बास अराची ने कहा ये बात को, कल एक इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने इस पे साफ-साफ कहा एक तो कोई बात हमारी डायरेक्ट नहीं हो रही है। वही लोगों से मैसेज भेज रहे हैं, हमारे इतने पॉइंट हैं, हमारे इतने पॉइंट हैं। सीज़ फायर के लिए हम परेशान हैं, मैसेज वो भेजते जा रहे हैं हमारे पास। तो मैंने भी अपने 5 पॉइंट उनको बता दिए होंगे मैसेंजर को, ये मेरे 5 पॉइंट हैं और ये 15 तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। मैं इसको नहीं मानता 15 को उनके। और 15 में इनके भी वही 3 पॉइंट घुमा-घुमा करके हैं
कि आप एक तो न्यूक्लियर वाला सब पूरा पोस्टपोन करेंगे और AIA के इंस्पेक्टर आएंगे, हम आपके साथ सिविल वो कर लेंगे, आपस में मुत्तहद हो जाएंगे सिविल वर्क में। दूसरा, आप जो है मिसाइल इतने हाई रेंज से नहीं बनाएंगे। तीसरा, आप प्रॉक्सी से सपोर्ट नहीं करेंगे। ये 3 पॉइंट को इन्होंने घुमा करके 12 बार लेके आए, मतलब एक-एक पॉइंट को 4 बार, और 3 पॉइंट लेकर के आए कि हम धीरे-धीरे बंदिश हटाएंगे, तेल आप बेच सकते हो, हुर्मुज़ पे आपका कंट्रोल रहेगा। ये सब 3 पॉइंट में है। और इन्होंने जो 5 पॉइंट दे दिए, अपने उठा के दे दिए कि पहली चीज जितना मेरा नुकसान हुआ वो भरपाई करो, दूसरी चीज मिडिल ईस्ट से अपना बोरिया बिस्तर लेके जाओ, तीसरी चीज हमारी जो भी प्रॉक्सी है किसी भी हमला नहीं होना चाहिए। इसको उन्होंने 2 पॉइंट और डिफाइन कर दिया, 5 पॉइंट उन्होंने कर दिया, जाओ। अब जाहिर सी बात है कि 15 पॉइंट इनके, 5 पॉइंट इनके, इसको रख करके पूरी दुनिया बैठेगी इसमें से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे इन्होंने कहा कि आप कभी हम पे हमला नहीं करोगे, कभी भी। तो इस चीज के ऊपर पूरी दुनिया के लोग बैठ के रिटर्न में लिख के दे देंगे, हाँ पूरी दुनिया के लोग कि अमेरिका, इजराइल कभी ईरान पे हमला नहीं करेगा, लेकिन शायद प्रॉक्सी के बारे में तैयार ना हो। आप अपना न्यूक्लियर बनाएंगे, आपका पूरा राइट है, इस पे पूरी दुनिया साइन कर देगी, लेकिन शायद न्यूक्लियर बम के ऊपर तैयार ना हो। तीसरा ये रहेगा कि आपने जो मेरा नुकसान किया उसको आप पूरी भरपाई करो, $800 अरब। अब 800 बिलियन तो आप दे नहीं पाओगे, तब ये होगा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत सब लोग कंट्रीब्यूशन करा के 100-200 बिलियन में इनको दे दो, बाकी ये ऑयल का। और उन्होंने कहा था कि हमारा हुर्मुज वाला जो टोल है वो ऑफिशियल होना चाहिए, तो इसके ऊपर भी हो सकता है कि हाँ ठीक है, एक नॉर्मल टोल आप लगा लो छोटा सा, ताकि आप अपना मेंटेन कर सको। ये सब छोटी-छोटी चीज में हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर कोई इत्तेहाद नहीं करेगा कोई भी देश, और न खुद अमेरिका, कि हम अपना बोरिया बिस्तर लेके चले आए मिडिल ईस्ट से। अब उसमें अमेरिका खड़ा कर देगा कुवैत को, नहीं हम चाहते हैं कि आप रहो। वो खड़ा कर देगा बहरीन को कि नहीं हम चाहते हैं कि आप रहो। वो खड़ा कर देगा UAE को, नहीं हम चाहते हैं आप रहो, हमारी जमीन है, हमारी मर्जी है, हम रख रहे हैं आपको। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी, और इन सब मसलों को सॉल्व करते करते इतने दिन निकल जाएंगे कि नक्शे पे खाली दिखेगा इजराइल, जमीन पे नहीं रहेगा तब तक। जिस हिसाब से मार पड़ रही है, और जो 10% तक जमीन पे ये आ गए थे आगे, अब हमको लगता है कि इन्हीं 3-4 दिनों में वो 10% इजराइल की जमीन पे हिजबुल्लाह घुस जाएगा। ग्राउंड अटैक की हिम्मत नहीं पड़ रही है IDF वालों की। आज एक सेनेटर ने कहा कि फुट ऑन ग्राउंड करना है, ठीक है, ये लड़ाई इजराइल की है, IDF को लेके जाओ। फिर आज IDF ने डिनाइल किया हम नहीं जाएंगे। एक तो IDF के लोग थके हुए हैं इतने सालों से, लेबनान से, हमास से लौटते लौटते, मरते मार खाते, मेंटली थक गए हैं, उनके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं है। उनके अंदर ईरान के नाम से खौफ है, वहां जा ही नहीं सकते, हिजबुल्लाह से लड़ नहीं पा रहे। अभी तो इनका एक मुट्ठी बंद है, कहां खोला भी इन्होंने हूतियों को, अभी तो हिजबुल्लाह कर रहा है ना। अभी जब हूती चालू हो जाएगा तब क्या होगा। और हूती को इसलिए रोक के रखा हुआ है कि हूती का डायरेक्ट इजराइल से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अभी। हिजबुल्लाह का इसलिए हो सकता है कि सीज फायर के बाद 250 मरतबा सीज फायर का वॉयलेशन किया है इसने, इजराइल ने। तो हिजबुल्लाह के ऊपर हमला हुआ इसलिए हिजबुल्लाह ने रिएक्ट किया, लेकिन हूती को अभी रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि लाल सागर पर कंट्रोल के लिए। और जब लास्ट टाइम आएगा जंग खत्म करने का, तब ये होगा कि ईरान, हिजबुल्लाह, हूती एक साथ कायदे से धड़ाम धड़ाम दे दो, मजा गुजर साफ कर दो, यही होगा लास्ट में, आप देखना।
जीवनदास भाई।